हेलो एवरीवन, आज हम 12th क्लास के जितने भी हमने क्वेश्चंस करे थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं जो भी आपका एग्जाम आ रहा है उसके लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में लड़के और लड़कियों की शादी करने की कानूनी उम्र क्या है? किशोरावस्था में होने वाले गर्भावस्था के 3 परिणाम लिखिए। ठीक है, आपको बताना है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें सरकारी तौर पे कौन सी एज उन्होंने निर्धारित की है कि गर्ल और बॉय दोनों की एज क्या होगी जब वो शादी करने योग्य हो जाएं। ठीक है, तो क्या एज होगी? और सेकंड है कि किशोरावस्था में अगर गर्भावस्था हो गई है, ठीक है, अगर कोई टीन एज में कोई भी गर्ल प्रेग्नेंट हो गई है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो उसे फेस करनी पड़ेंगी, कौन कौन से ऐसे इश्यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, शादी की उम्र क्या है? भारत में लड़की और लड़कों की शादी की कानूनी उम्र होती है। ठीक है, उनकी कानूनी उम्र होती है कि कौन सी एज में जो है वो लोग शादी करेंगे। ठीक है, कौन सी एज जो है वो शादी के लिए होगी। और लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 वर्ष। ठीक है, लड़कियों की एज होगी 18 साल, अगर वो 18 साल की है तो लड़की शादी कर सकती है, और अगर लड़का 21 साल का है तो ही वो शादी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किशोरावस्था में होने वाली गर्भावस्था के 3 परिणाम। अगर कोई बच्ची कहेंगे वो टीन एज वाली, अगर कोई टीन एज में कोई भी गर्ल है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो कौन कौन से इश्यूज होते हैं जो उसको फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, प्रसव में परेशानी। प्रसव मतलब डिलीवरी टाइम में परेशानी। जब अगर लड़की प्रेग्नेंट होती है और जब उसका डिलीवरी टाइम आता है, जब वो प्रसव करने का टाइम आता है तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कई बार खतरा हो जाता है दोनों को कि जो मदर है या फिर जो चाइल्ड है होने वाला उसको कोई प्रॉब्लम होगी, चाइल्ड पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा, कोई उसमें कमी होगी, ये हो सकता है, या फिर जो मदर है उसको भी कोई ना कोई इश्यूज हो सकते हैं। तो क्या प्रॉब्लम होगी? डिलीवरी टाइम में प्रॉब्लम होगी। तो क्या है इसमें देखिए, किशोरावस्था में गर्भावस्था को गर्भधारण को जोखिम के दायरे में माना जाता है। इस उम्र में किशोरियों की पूरी तरह से शारीरिक विकास नहीं हो पाता, उनकी कमर की हड्डी इस उम्र में पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती। इसका परिणाम यह होता है कि डिलीवरी के समय परेशानी होती है जो बच्चों के साथ ही मां के स्वास्थ्य के लिए भी घातक होती है। ठीक है, कि इसमें दोनों जो भी प्रसव का टाइम होता है, डिलीवरी टाइम होता है, तो इस पे दोनों को ही इश्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो टीनेज होती है उसमें जो गर्ल होती है उसका पूरा जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो पूरा नहीं होता, शारीरिक रूप से वो पूरी तरह तैयार नहीं होती है एक न्यू बेबी को अपने अंदर रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, संक्रमण। संक्रमण मतलब कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वो जो है इस एज में किशोरी को हो सकती है। क्या है? किशोरियों में संक्रमण का खतरा प्रसव संबंधित कारण ज्यादा होते हैं। यह खतरा उस हालत में और अधिक बढ़ जाता है जब डिलीवरी डॉक्टर की देखरेख के बिना यह सही जगह पर नहीं होती। इस दौरान टेटनस और बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले संक्रमण का खतरा और अधिक हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पहले क्या होता था कि कम एज में ही लड़कियों की शादी हो जाती थी, और जो भी डिलीवरी टाइम होता था, जो भी प्रसव करने यानी जब बेबी बॉर्न होता था, जब बेबी आने वाला होता था वर्ल्ड में, तो क्या करते थे लोग, खुद ही घर पे ही डिलीवरी कर लेते थे। तो क्या होता था, समय बहुत सारी जो बीमारियां हो जाती थी वो लड़की को हो जाती थी, संक्रमण हो जाते थे, जैसे टेटनस या बैक्टीरिया जैसी जो बीमारियां हैं वो गर्ल को हो जाती थी। ठीक है, तो ये सभी इश्यूज हैं कि जो प्रॉब्लम है वो उनको फेस करनी पड़ जाती थी अगर वो टीन एज में प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो। नेक्स्ट है हमारा पोषण। गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको जो भी न्यू बॉर्न उसके अंदर है, जो नए जान है उसके अंदर, उसको भी भरपूर मात्रा में पोषण की आवश्यकता होगी। ठीक है, और जो किशोरावस्था है उसमें तो वैसे ही इतने सारे चेंजेस वगैरह आते हैं, तो उसमें वैसे ही हमारे को बहुत ज़्यादा जो प्रोटीन है, कैल्शियम है, उसकी नीड होती है। तो उस टाइम पे उसे अपने खुद का ध्यान रखना और साथ में जो न्यू बॉर्न न्यू लाइफ है उसके अंदर उसका भी ध्यान रखना। तो पोषण का बहुत ज़रूरी इसमें ध्यान रखना पड़ता है। परंतु हमारे देश में करोड़ों लड़कियां कुपोषण तथा खून की कमी वाली स्थिति में बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य होती हैं, जो बच्चे व माता पिता दोनों के लिए ही खतरनाक होता है। युवावस्था में शरीर को ज्यादा पोषण की आवश्यकता होती है तथा इसी दौरान गर्भ धारण करने में गर्भ व माँ दोनों को एक साथ बराबर पोषण देना कठिन होता है। ठीक है, दोनों को एक साथ प्रॉपर फूड देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी टीन एज जो गर्ल है वो प्रेग्नेंट ना हो। अगर शादी हो भी गई है उस एज में, टीन एज में अगर हो भी गई है 18-19 साल की एज में शादी, अगर उससे पहले हो गई है टीन एज में, तो या तो आप वेट करो प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है, या फिर आप उसी एज में शादी करो, ठीक है, ताकि आपको ये सारी जो इश्यूज है उनको फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हमें बाल श्रम के हमारे बाल श्रम के क्या कारण है। ठीक है, बाल श्रम से सभी परिचित है। बाल श्रम क्या होता है कि किसी भी कम उम्र के बच्चे से काम करवाना, किसी भी 18 साल से कम एज का जो पर्सन है उसका काम करना। तो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग लॉ बने हैं, हमारे संविधान में अलग अलग लॉ बने हैं, जिसमें अनुच्छेद 24 में दे रखा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे यहाँ काम नहीं करेंगे। मतलब अलग अलग चीज़ों का अलग अलग एक आर्टिकल बना है कि कारखानों में इतनी उम्र से नहीं करेंगे, किसी खतरनाक वाले काम में इतनी एज से नहीं करेंगे। तो प्रॉपरली जो है वो मान लेते हैं कि 18 साल से कोई भी कम एज का जो बच्चा है अगर वो कहीं काम कर रहा है तो हम वो कहेंगे कि वो बाल श्रम है। ठीक है, बाल श्रम ये होता है। अब है कि बाल श्रम जो है उसके क्या कारण है, कोई भी बच्चा जो है वो बाल श्रम क्यों करता है या फिर पेरेंट्स क्यों करवाते हैं। तो ये तो आप अपने आप जर्नल ले सकते हैं कि बाल श्रम क्यों करवाते हैं, कि अगर उसके घर में ज़्यादा फैमिली मेंबर है इसलिए करवा सकती है, या उसके पेरेंट्स नहीं है इसलिए उसे खुद कमा कर खुद खाना पड़ता है, बाकी जो उसके छोटे भाई बहन है उसको पालना पड़ता है, या फिर घर में ज़्यादा मेंबर्स हैं इसकी वजह से उसे ऐसा करना पड़ता है। तो क्या कारण है, देखिए, परिवार की आय का कम होना। ठीक है, परिवार में सदस्य ज्यादा है लेकिन पैसे की जो आपूर्ति है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो जो घर के बाकी मेंबर है, छोटे बच्चे हैं, 18 साल से कम एज के लोग हैं, वो भी काम पे जा रहे हैं। परिवार में लोगों की संख्या अधिक होना, अगर परिवार में लोग ज्यादा है, ठीक है, लोगों की संख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उस हिसाब से उनका रहन सहन, उनका खान पीन, वस्त्र, इन सब चीज़ पे खर्चा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा तो काम करना पड़ेगा, तभी पैसे मिलेंगे उन चीज़ों की पूर्ति करने के लिए। कई बार देखा जाता है कि माता पिता के देहांत होने के बाद घर व छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी घर के बड़े पर आ जाती है। ठीक है, अगर पेरेंट्स की डेथ हो गई, घर में कोई बड़ा 14-15 साल का बच्चा है जो बड़ा है सबसे, उसको ही काम करना पड़ेगा बाकी अपने छोटे भाई बहनों को पालने के लिए, तो वो भी बाल श्रम है। अगर वो 14-15 साल का है तो भी वो बाल श्रम है, लेकिन करना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो ये कारण है कि कोई भी बाल श्रम क्यों करता है। नेक्स्ट है हमारा, निर्जलीकरण से परीक्षण का कौन सा सिद्धांत लागू होता है। निर्जलीकरण किए गए खाद्य पदार्थों के 3 लाभ बताइए और मेथी के पत्तों को सुखाने के चरण नामांकित कीजिए। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है कि जो निर्जलीकरण होता है वो क्या होता है। देखो वर्ड में पता चला, निर्जलीकरण मतलब बिना जल वाला। ठीक है, मतलब बिना, जल मतलब जल पानी, तो बिना जल वाली विधि कोई, मतलब ऐसा कुछ संबंधित इसमें आंसर होगा कि बिना कोई पानी की चीज। तो अब क्या है इसके अंदर, देखिए, भोज्य पदार्थ में नमी को सुखाकर भोजन को संरक्षित रखना, मतलब कि अगर उस भोजन में नमी है, कोई पानीपन है, तो उसको सुखाकर रखना। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जो मेथी होता है, मेथी और कई बार गोभी देखा होगा आपने कि हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारी मॉम क्या करती है कि उन चीज़ों को वो सुखा के रख देती है। ठीक है, ताकि वो खराब ना हो और बाद में हम उसे, जब उसका टाइम पीरियड ना हो तब हम उसे खा सके। ठीक है, क्योंकि जब हम बिना मौसम कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, तो वो बहुत कॉस्टली होती है, बहुत महंगी होती है। तो हम जो भी चीज़ इस टाइम पे मिल रही है उसको सुखा कर रख ले और बाद में उसका यूज़ करना। जैसे धनिया पत्ता है, उसको भी आप सुखा के रख लीजिए, बाद में यूज़ कीजिए, क्योंकि धनिया पत्ता का क्या सीजन आता है अलग अलग। जब धनिया पत्ता काफ़ी महंगी हो जाती है, जब वो महंगी होगी तो आप उसे यूज़ कर पाएंगे। तो निर्जलीकरण क्या है, उसका जल जो है, उसकी जो नमी है उसको सुखा कर रख लेना। भोज्य पदार्थों में जीवाणुओं की वृद्धि के लिए नमी की जरूरत होती है। अब देखो क्या होता है कि जिस भी खाने में, जिस भी भोजन में, किसी भी खाद्य पदार्थ में नमी ज़्यादा होती है तो उसमें जो खतरा होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है किसी भी जीवाणु का, यानी कि खराब होने का, कोई भी कीड़े वीड़े लगने का, खराब हो जाती है चीज़ें। तो अगर हम उन चीज़ों को सुखा के रखेंगे तो वो चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग चलेंगी, लंबे टाइम तक चलेंगी और हम उसे बाद में यूज़ कर पाएंगे। खाद्य पदार्थ को सुखाने पर उसकी नमी समाप्त हो जाती है, उसे काफी समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे मैंने बताया, उसकी नमी सारी खत्म हो जाएगी और हम उसे लंबे टाइम तक अपने पास रख पाएंगे और उसे यूज भी कर पाएंगे। नेक्स्ट है, निर्जलीकरण किए गए खाद्य पदार्थ के 3 लाभ बताइए कि अगर आपने निर्जलीकरण करा है तो उसके क्या लाभ हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी अगर आपने किसी भी चीज को निर्जलीकरण किया है। तो पहला है बढ़िया स्वाद निर्जलीकरण। ठीक है, निर्जलीकरण करने से क्या होगा, जो आपकी जो भी चीज आपने रखी है, जो भी चीज़ें आपने नमी को सुखाकर उसे रखा है,
उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट चीज होगी टेस्ट बढ़ जाएगा। कम खर्चीला, कम खर्चीला कैसे होगा कि अगर हम उसे उसके मौसम के हिसाब से नहीं ले रहे, बिना मौसम कोई चीज़ खा रहे हैं या कोई चीज़ ले रहे हैं, तो उसमें भी हमें कम खर्चीला पड़ेगा। वो जैसे मान लीजिए अभी गोभी है, गोभी का टाइम थोड़ा कम है तो वो 60-70 रुपये किलो मिल रही है। अगर हम उसे पहले सुखा कर रख लेंगे, पहले कभी कभी 10-20 रुपए किलो मिल जाती है, तो 10-20 रुपए किलो पे अगर हम उस सब्जी का, उस गोभी का निर्जलीकरण कर देंगे, उसे सुखा कर रख लेंगे और बाद में जब वो 100 रुपए किलो, 70-80 रुपए किलो मिलेगी तो हम उसे यूज कर लेंगे। तो क्या हुआ, कम खर्चीला हुआ, हमारे पैसे बचे। नेक्स्ट है सभी प्राकृतिक। जब आप निर्जलीकरण भोजन या अन्य स्नैक्स खरीदते हैं तो आप हमें नहीं जानते हैं कि हमें क्या है। खाद्य पदार्थ में कई योज्य और संरक्षण होते हैं। यह संरक्षक भोजन के शेल्फ जीवन का विस्तार करते हैं और आमतौर पर भोजन के प्राकृतिक स्वाद को बदल देते हैं। ठीक है, जो भी उसका नेचुरल टेस्ट है उसको चेंज कर देता है। मतलब उसको उसमें जो देखो, अब क्या होगा अगर आप जो कोई भी चीज़ है जो उस टाइम पे है वो खा रहे हो और बाद में उसका निर्जलीकरण करके खा रहे हो, तो उसके प्रकृति में थोड़ा चेंज आ जाता है, लेकिन वो भी अच्छा ही होता है हमारे लिए। ठीक है, थोड़ा प्रकृति में चेंज आएगा, थोड़ा टेस्ट अलग हो जाएगा, बाकी वो चीज़ें परफेक्ट रहती है बिल्कुल। अब है कि मेथी के पत्ते को सुखाने के चरण। जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि अगर मेथी का पत्ता है उसको सुखाओगे कैसे, तो सबसे पहले क्या है, मेथी का पत्ता लेकर आएंगे, उसे तोड़ेंगे, उसे साफ सुथरा कर लेंगे, धोकर धूप में रख देंगे, वो सूख जाएगा। अब इसमें देखो कैसे लिखा है, बाजार से हरी मेथी खरीदेंगे, उन्हें धूप में सुखाया जाता है जिससे उसकी नमी को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, बाजार से लाइए, उसे सुखा दीजिए धूप में, उसके बाद उसमें नमी खत्म हो जाएगी और बाद में उसका यूज कीजिए, है ना। नेक्स्ट है प्लास्टिक मनी क्या है, एटीएम के लाभ बताइए। ठीक है, प्लास्टिक मनी क्या होती है और एटीएम से क्या फायदे हैं। एटीएम जो वर्ड है ना वो तो सबने सुना होगा। ठीक है, एटीएम क्या है, जब भी हमें किसी पैसों की नीड पड़ रही है या फिर किसी को हमें ट्रांजैक्शन देना है, किसी को पैसे बैंक टू बैंक पैसे सेंड करने हैं, या फिर कभी हमें पैसे निकालने हैं, या फिर कभी शॉपिंग पे जाना है, तो ये सब चीज़ें क्या है एटीएम के लाभ के, हम कभी भी किसी समय भी जो एटीएम है उससे पैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारा प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उन हार्ड प्लास्टिक कोड्स के संदर्भ में किया जाता है जिसका उपयोग हम वास्तविक बैंक नोटों के स्थान पर प्रतिदिन करते हैं। वह कई अलग अलग रुपए जैसे कैश, कार्ड, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कैश कार्ड, स्टोर कार्ड आदि से आ सकते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक मनी क्या है, प्लास्टिक मनी समझ रहे हैं कि वो चीज़ें जो पैसे जो वो असलियत में नहीं है, प्लास्टिक है वो। जैसे कि अब प्लास्टिक मनी में क्या क्या वो चीज़ें जो हमें बैंक से मिलती है, जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब चीज़ें क्या है प्लास्टिक मनी है, उसमें वो पैसा है हमारे लिए लेकिन वो प्लास्टिक का है। ठीक है, एटीएम कार्ड के लाभ, अब मैंने लाभ आपको बता ही दिए। लाभ क्या होते हैं, किस समय भी कितने भी पैसे निकाल सकते हैं, किसी को भी बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन दे सकते हैं, और कभी शॉपिंग पे गए तो वहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हर समय कैश ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैश पे खतरा होता है, हमें लगता है गिर ना जाए, चोरी ना हो जाए, लेकिन एटीएम कार्ड सेफ है। अगर चोरी हो भी जाता है, गुम भी हो जाता है, तो वो दोबारा प्रोवाइड करवा लेते हैं हम बैंक से, है ना, तो वो सिंपल होता है। तो अब उसके लाभ क्या हो गए, एटीएम की मदद से आप किसी भी समय अपने बैंक को पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम पे अपने बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, जितनी भी आपको नीड है, जितनी भी आपको ज़रूरत है। एटीएम का उपयोग करते समय पैसे निकालने के लिए लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्या होता है बैंक पे अगर पैसे निकालने जाते हैं तो बैंक तो लंबी लाइन होती है इतनी। ठीक है, उस लाइन को पहले लाइन तक पहुंचो, फिर पैसे लगा लो, फॉर्म भरो, तो बहुत मेहनत लगती है। उससे बढ़िया एटीएम है, एटीएम जाओ। और अब तो एटीएम जो है वो हर दूसरे गली में एटीएम दिखते हैं, बहुत एटीएम है अब तो, सब बहुत ईजी हो गया सब कुछ। सभी तरह के ऑनलाइन भुगतान भी एटीएम की मदद से आसानी से हो जाते हैं। एटीएम की मदद से किसी भी समय एक बैंक खाते के पैसे दूसरे बैंक खाते में भेजे जा सकते हैं। ठीक है, बैंक का मनी ट्रांजैक्शन हो जाता है, कहीं भी किसी को भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 16 वर्ष की लड़की तथा 6 माह के शिशु के लिए कपड़े खरीदते समय आप किन 3 बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई 16 साल की लड़की है या फिर छोटा 6 महीने का बच्चा है, तो जब आप उसे कपड़े खरीदेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी बातें जिनका आप ध्यान रखेंगे। तो क्या अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि 6 साल का अगर बच्चा है तो कपड़े जो है सुंदर होने चाहिए, आकर्षित होने चाहिए, वो हल्के रंग के होने चाहिए, थोड़े ढीले ढाले होने चाहिए, क्योंकि बच्चे ना इरिटेशन होती है उन्हें अगर टाइट कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े ढीले ढाले होने चाहिए, हल्के रंग के होने चाहिए, सूती वस्त्र होने चाहिए, मुलायम होने चाहिए। बस तो ये चीज़ें आप लिख देंगे इजीली 6 साल के बच्चे के लिए। देखिए इसमें भी यही लिखा होगा,
कपड़े मुलायम होने चाहिए, ढीले ढाले होने चाहिए, सुंदर आकर्षक होने चाहिए। अब 16 साल की है, 16 साल की तो क्या वो टीन एज में, आपको क्या करना है, जो भी एज देता है ना ये होम साइंस, ये लोग घुमाते हैं थोड़ा क्वेश्चन को, कि जो एज दी है उस एज के बच्चे को देखो कि वो कौन सी एज में आ रहा है और उसकी क्या नीड है। अब देखिए 16 साल की है ये, 16 साल के बच्चे के लिए हमें बोला है तो वो टीन एज में होगी। अब टीन एज में है तो उसको क्या होगा, उसके अंदर फैशन का दौर होगा कि जो भी चीज़ें नहीं आ रही मुझे वो चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, खूबसूरत चाहिए, सुंदर चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें कैसे आंसर लगेंगे कि जो भी उसे पसंद होगा उसकी पसंद के हिसाब से कपड़े दिलाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो कपड़े जो है अश्लील ना हो, ठीक है, अच्छे हो कपड़े, देखने में सुंदर लगे। सेकंड क्या बात का ध्यान रखेंगे कि जो कपड़े हैं वो ज़्यादा आकर्षक होने चाहिए, सुंदर लगने चाहिए उसे, और जो भी फैशन चल रहा है उस फैशन के अकॉर्डिंग उसे कपड़े दिलाएंगे, ठीक है। लेकिन बस वही बात ध्यान रखना है कि कपड़े अच्छे होने चाहिए, तमीज़दार, है ना, अश्लील नहीं होने चाहिए। देखिए प्रचलित फैशन के अनुसार उसे कपड़े चयन करेंगे, उसके लिए कोमल, लचीले और अलंकृत मतलब डिजाइन वाले करेंगे, और ऐसे जो शारीरिक बनावट, त्वचा, आंखों के लिए अच्छे हो, ठीक है, आंखों को अच्छे लगे, ठीक है। कई बार हम देखा ना कि यार ये क्या कपड़े पहन रहे थे, आंखों को चुभ रहे, डार्क कलर है इतना, तो वैसे लाइट कलर और अच्छे सुसज्जित कपड़े पहनेंगे, ठीक है, उनके लिए लेंगे हम ऐसे। आगे है होटल में फ्लोर सुपरवाइजर और क्लॉक रूम। क्लॉक रूम समझते हैं आप लोग? क्लॉक रूम होता है जैसे वॉशरूम, ठीक है, ये क्लॉक रूम को हम वॉशरूम के तौर पे कह सकते हैं कि जो चीज़ें हमें कभी रेस्ट रूम ऐसे करके बोल सकते हैं। इंचार्ज का क्या काम है, ठीक है। अब होटल में कोई फ्लोर सुपरवाइजर है और क्लॉक रूम इंचार्ज है, तो आप इनका क्या काम है, या बेसिकली लिख सकते हैं कि सफाई रखना, चीज़ों को देखना प्रॉपर सभी चीज़ ध्यान से है या नहीं है, सभी काम ठीक से हो रहे हैं नहीं हो रहे, वॉशरूम है तो वहाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं, बस ये चीज़ें करनी है। तो जो फ्लोर सुपरवाइजर वो क्या करेगा, सौंपे गए फर्श के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार है, कमरे बनाने की प्रकृति की प्रक्रिया को व्यवस्थित और सुजनता सुसज्जनता सुविधाजनक बनाता है, ठीक है। तो क्या करेगा, वो सारी कमरों की जिम्मेदारी लेगा कि सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं, फर्श वगैरह साफ है कि नहीं, तो वो चीज़ें वो देखेगा। नेक्स्ट है क्लॉक रूम। क्लॉक रूम यानी कि वॉशरूम और लॉबी शेयरों की सफाई वगैरह देखेगा, उसकी जिम्मेदारी कि क्लॉक रूम साफ है कि नहीं, सारी चीज़ें ठीक से हैं कि नहीं। होटल में सभी सार्वजनिक क्षेत्र की वॉशरूम का रख रखाव और सफाई करेगा, ठीक है। बाकी जो जितने भी सार्वजनिक एरिया है जहाँ पे सभी लोग घूमते हैं तो उन चीज़ों को भी देखेगा वो साफ सुथरे है या नहीं है, ठीक। आगे है सनमाइका टेबल टॉप को आप कैसे साफ करेंगे, साफ करते समय कौन सी सावधानियां बरतेंगे, ठीक है। जो वो जानते हैं सनमाइका होता है जो टेबल है, और टेबल टॉप जिसके ऊपर हम बिछाते हैं, ठीक है, कोई भी कपड़ा कोई भी चीज़ हमने बिछाई है, तो वो जो है उसको आप कैसे साफ करेंगे, और साफ करते समय कौन सी बातें आप ध्यान रखेंगे कि हमें ये वाली बातें ध्यान रखनी है जब हम वो साफ कर रहे हैं। तो पहला क्या है, सनमाइका टेबल टॉप को आप एक सूती कपड़े से साफ करना चाहिए, टेबल टॉप को रोज साफ करना चाहिए, और उस पर लगी धूल मिट्टी को दैनिक सफाई में साफ करना चाहिए, ठीक है, रोज साफ करना चाहिए। तो ये कॉमन चीज़ है, ये तो आपको पता ही है कि जो भी हमारा टेबल है उसे हम रोज साफ करेंगे ताकि गंदा ना हो जाए, सूती कपड़े से करेंगे थोड़ा सा गीला करके, ठीक है। आगे है साफ करते समय ध्यान रखने वाली बातें। कौन सी चीजें आप बातें ध्यान रखेंगे जब करेंगे, ध्यान रखेंगे कि गीले पानी द्वारा साफ ना करें, ठीक है, गीले पानी साफ नहीं करना, क्योंकि अगर पानी से साफ करेंगे ना आप तो वो गल जाएगी, ठीक है, इसलिए हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा कपड़ों में पानी लेके हल्का हल्का साफ करते हैं, ठीक है, जब ज्यादा गंदगी होगी तब। पानी द्वारा सनमाइका जो है फूल जाती है, जैसे मैंने बताया फूल जाएगी, वो मोटी हो जाएगी, उसके बाद वो टूटने लगेगी तो खराब हो जाएगी चीज, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन है हमारा, रानी को अपने ड्राइंग रूम के लिए एक कोने में रखने वाली फूलों की सजावट करनी है, यह करने के लिए उसे किन बातों का ध्यान देना होगा, ठीक है, उसको अपने कमरे की सजावट करनी है, फूल वगैरह लगाने हैं, तो वो कैसे करेगी, ठीक।
पुष्प सज्जा का आकार कमरे के या कमरे में रखी अन्य वस्तुओं के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, कमरे में जो भी चीजें रखी हैं उसके हिसाब से आप लोग को फूल मैनेज करना है कि कौन सी चीज कहाँ रखी जाएगी। अब देखिए, घर अगर आपका मान लीजिए छोटा सा घर है, जिस कमरे में आपका ड्राइंग रूम है छोटा सा है, तो आपने बड़ी बड़ी चीजें लगा दी वहां पे कि वो भरा भरा दिख रहा है, तो क्या करना है हमें उसके हिसाब से, अपने रूम के हिसाब से और रूम में जितनी चीजें रखी हैं उसके हिसाब से तो कलर का देख सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन की, इसमें ये वाला रंग है तो ये ऐसा अच्छा लग सकता है, अपोजिट कलर को देख के या सिमिलर कलर को देख के, तो इस हिसाब से आप सजाएंगे। फूलदान का आकार उसमें लगे फूलों के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, जो फूल डाले हैं उसके अंदर उसका जो वास होता है, ठीक है, जो भी फूलदान है उसके हिसाब से हम लगाएंगे। ड्राइंग रूम पुष्प सज्जा ऐसा करे जिससे वह आकर्षक व सुंदर लगे। ठीक है, अगर आपने कुछ किया है सज्जा सुसज्जा वाला काम तो वो सुंदर भी लगना चाहिए, ये नहीं कि बस काम था तो कर दिया, सुंदरता होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, लोग बोले उसके बारे में पूछे कि यार ये तो सुंदर लग रहा है, तो इस तरह का काम करना है। फूलों की टहनियों को पास पास लगाएं, इससे पुष्प सज्जा प्राकृतिक नजर आती है। ठीक है, टहनियां जो है पास पास लगानी चाहिए ताकि वो सुंदर लगे और नेचुरल लगे कि नेचुरल है ये। तो कार्य क्षेत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दीजिए। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जहां आप काम करते हैं, उस काम को, उस जगह को किस तरह से आप अधिक प्रभावी बना सकते हैं, अधिक सुंदर, अधिक अच्छा बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र की व्यवस्था को क्रम बढ़ जाना चाहिए, जैसे रसोई से पहले तैयार करना, धोना, पकाना और फिर परोसना। ठीक है, कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित करना चाहिए कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको व्यवस्थित करना है कि जैसे कि अगर मेरे को खाना बनाना तो पहले मैं उसे धोऊंगी, फिर उसे काटूंगी, उसके बाद फिर मसाला पीसना है, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें क्या है, लाइन वाइज मुझे काम करना है, लाइन जो भी काम मैंने डिसाइड किया है। सामान रखने के लिए सभी डिब्बे पारदर्शी होने चाहिए और उनमें चिट लगी होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी चीज़ें हैं, जो भी आपने सामान रखा है किचन में, किसमें ये सामान है, इसमें ये सामान है, तो डिब्बे जो है वो पारदर्शी होने चाहिए, दिख जाए बाहर से कि हाँ ये पीला है तो इसमें हल्दी है, लाल है तो मिर्च होगी इसके अंदर, और नहीं तो आप जो स्लिप होती है वो भी लगा दें बाहर। आपने एक ऐड देखा होगा, वो अभी आया है न्यू रक्षाबंधन के लिए, कि उसका भाई उसके घर खाना खाने जाता है, खीर तो उसे किसकी जो सिस्टर है वो उसे खीर देती है, तो उस खीर में बहुत ज़्यादा नमक होती है। ठीक है, और जब वो उसकी मेड उसे बुलाते तब उसे पता चलता है कि मैंने खीर में नमक डाल दिया चीनी का भुर्रा समझ के। ठीक है, अगर उसने वो स्लिप लगाई होती तो वो खीर खराब नहीं होती। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसपेरेंट तो हुई, लेकिन साथ में उसके ऊपर स्लिप लगी हो कि इसमें हल्दी है, इसमें नमक है, इसमें मिर्च है, इसमें कोई और चीज़ है। ठीक है, क्योंकि नमक और जो आपने देखा होगा व्हाइट सोडा जो होता है वो भी व्हाइट होता है, दोनों में जो है कुछ भी हो जाता है, कुछ और चीज़ डाल दो कभी दिक्कत हो जाए, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। भंडारे के लिए दीवार में बनी हुई अलमारी की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको बहुत चीज़ें स्टोर करके रखनी है, एक साथ रखनी है, तो आपके घर में दीवार बनी होनी चाहिए, अलमारी होनी चाहिए, उसमें आप सामान रख दें और बाद में यूज़ करें उसका। सभी कार्य क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश व हवा की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, आपने जो भी चीज़ जहाँ रखी है वहाँ पे हवा भी जानी चाहिए और प्रकाश भी जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं भी हो पाता तो टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को धूप लगाते रहिए, प्रकाश मिल जाएगा उनको, है ना, और ख़राब भी नहीं होंगी। बच्चों में होने वाले बहरेपन के 2 कारण बताइए। जो बच्चे हैं वो बहरे हो जाते हैं, उनमें बहरापन हो जाता है, डेफनेस। ठीक है, वो सुन नहीं पाते, तो क्या कारण होता है कि वो सुन नहीं पा रहे हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ बहरेपन की समस्या उत्पन्न होना प्राकृतिक घटना है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है कि आपकी एज बढ़ गई तो आपको सुनाई नहीं दे रहा। जैसे बूढ़े लोग होते हैं, घर में दादा दादी होते हैं, उनको कुछ बताओ तो उनको जोर से बताना पड़ता है या फिर 2-3 बार उनके पास जाके बोलना पड़ता है। तो ये तो नॉर्मल है कि टाइम टू टाइम एज हमारी बढ़ती है तो हमारी जो भी सेंसेस हैं वो काम करना थोड़ा स्लो कर देते हैं बस। लेकिन बच्चों में क्या होता है, कारण क्या है, व्यवसायिक जोखिम। जो लोग शोर वाले क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है, ज्यादा शोर वाले एरिया में रहे तो कानों ने काम करना बंद कर दिया, कानों ने साथ छोड़ दिया। ठीक है, मोम के कान में गिरने या डालने से, अगर जो मोम देखा ना आपने, जो अगर मोमबत्ती में होती है जो मोम टपकती है, अगर वो कान में चली गई तो भी सुनना कम हो जाता है। और आजकल तो हम इतने ईयरफोन्स लगाते हैं और इसलिए भी हमें कान में सुनना थोड़ा कम होता जा रहा है। घर में देखा मम्मी बोलती है उनकी, अगर कोई बात ना सुनो तो हाँ और ईयरफोन लगा के बैठ जाओ, सब सुनाई देगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं ऐसे 4 स्वस्थ आदतों को निम्नांकित कीजिए जिन्हें हम अपनाना चाहिए। ठीक है, ऐसी कौन सी 4 अच्छी बातें हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए, जिसे हमें अपने बिहेवियर में लाना चाहिए। तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं कि हमें हाथ धो के खाना खाना चाहिए, टाइम पे काम करना चाहिए, सब कुछ चीज़ें है ना, और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए। तो क्या है, सबसे पहले कभी भी घर से बाहर आने के बाद किसी बाहरी वस्तु को
हाथ लगाने के बाद, खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद, खाना खाते समय, बाथरूम का उपयोग करने बाद हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोए। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तब वह यह भी ज़रूरी है कि उसे हाथ लगाने से पहले अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए। ठीक है, कि आपको कोई भी काम है उसको करने से पहले आपको हाथ धोना है। और अगर आपके घर में छोटा बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो अगर आप उसको उठाने जा रहे हैं, उसको टच करने जा रहे हैं, तो उससे पहले भी आप अपने हाथ धोएं, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होती है, उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो आप जो भी करेंगे उससे उसको इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है घर में सफाई पर खास ध्यान देना, विशेषकर रसोई तथा शौचालय में। पानी को कहीं भी इकट्ठा ना होने देना, सिंक, वॉश बेसिन आदि जैसी जगहों पर नियमित रूप से सफाई करना तथा ये सभी चीज़ें कि आपको सफाई करनी है, सारी जगहों पे गीले बर्तन वगैरह नहीं रखने, सब कुछ ये सुखा कर रखनी है अच्छी तरीके से। ठीक है, और जो भी चीज़ आपके रेगुलर यूज़ में है उसे रोज़ धोना है, उसे साफ करें। जैसे किचन है उसे रोज़ साफ करें। ठीक है, और वॉशरूम है उसे भी रोज़ साफ करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से क्या है, बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे है कि ताज़े फल सब्जियाँ खानी है, ताकि जो हमारा दिनचर्या है वो अच्छा रहे और हमारी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। और ज़्यादा तेल मसाले वाला जो खाना है उसे नहीं खाना, क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा हम तेल मसाले वाली चीज़ें खाते हैं तो बीमारियों का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छे से वर्क नहीं करता। ठीक है, पाचन प्रक्रिया जो है वो भी स्लो हो जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, ज़्यादा तेल भुना वाला सब्जी या फिर चीज़ें जो है वो नहीं यूज़ में लानी है, और ताज़े फल सब्जियाँ हमें खानी है। नेक्स्ट है हमारा खाद्य समूह क्या है। खाद्य समूह को आप किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, खाद्य समूह क्या होते हैं और उन्हें किस प्रकार से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, समूह में बांट सकते हैं अलग अलग। तो क्या है, विभिन्न खाद्य पदार्थ में विभिन्न पोषक तत्व भिन्न भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। सामान्य पोषक मान वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों को एक समूह में इकट्ठा करके जो वर्ग हमें प्राप्त होता है उसे ICMR के अनुसार खाद्य समूह कहा जाता है। ठीक है, जो भी हमारे खाद्य समूह क्या है, वो सभी चीज़ें जो हम खाने में प्रयोग में यूज़ में लाते हैं वो खाद्य समूह है। और जो भी चीज़ें हम खाने में लाते हैं अपने यूज़ में, उन सभी में अलग अलग मात्रा में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन, कैल्शियम, फैट्स वगैरह होते हैं। तो सब में क्या है, अलग अलग मात्रा में चीज़ें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं। और हमने कितने तरीके में बांट रखा है अपने खाद्य जो सामग्री, उन्हें कितने टाइप्स में बांट रखा है, 5। ठीक है, 5 जो प्रकार है उसमें हमने उसे विभाजित किया है। पहला क्या है हमारा, खाद्यान्न, अनाज और उसके उत्पादन तथा कंदमूल। ठीक है, ये है जिसके अंदर जो चीज़ें हमें ऊर्जा देती हैं, जो हमें कार्बोज हमें प्रदान करता है, जैसे चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सूजी, ज्वार आदि। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं पहले। सेकंड क्या है, दालें व फलियाँ। इसके अंदर क्या है, जो भी दालें होंगी वो आ जाती हैं। इसके अंदर हमें अधिक मात्रा में जो प्रोटीन मिलता है, 25% जो है इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। क्या होता है, ये मूंग, मसूर, दालों के नाम तो आप सभी जानते हैं, वो सब इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हाँ जी, और नेक्स्ट है ये दालों के अंकुरण से विटामिन C और B मिलता है। ठीक है, तो हमें जो भी चीज़ अगर हम खा रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा कि टीचर्स भी कई बार बोलती हैं और पेरेंट्स भी घर में बोलते हैं कि जो भी चीज़ें आप खा रहे हो या यूज़ में ला रहे हो तो उसको अंकुरित करके खाओ। तो क्या होता है, जो भी चीज़ हम अंकुरित करते हैं ना वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा पोषक तत्व की मात्रा होती है। तो अगर आप उसे यूज़ करेंगे, उसे अपने खाने में लाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। और थर्ड हमारा क्या है, दूध और दूध से बने पदार्थ व पशुजन्य खाद्य पदार्थ। ठीक है, दूध जो वैसे भी बहुत कैल्शियम देता है, तो दूध और दूध से बनी जितनी भी चीज़ें होती हैं, दही, पनीर वगैरह, और साथ में ये जो भी पशुजन्य पदार्थ होते हैं, जो नॉन वेज होता है उसको भी आप खाने में ला सकते हैं। लेकिन जो नॉन वेज नहीं खाता है उसके लिए वो दूध और दूध से बनी चीज़ें खाए। फल और सब्जियां, ये तो सभी को पता है, फल में खट्टे जितने होंगे, विटामिन C होगा, विटामिन A होगा आम वगैरह में, तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको सेवन में लेनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, सब्जियों को 3 भागों में बांटा जाता है। अब पहले हमने देखा जो खाद्य पदार्थ थे उनको 5 में बांटा गया था, अब सब्जी है जिसको 3 में डिवाइड किया गया। सब्जियां कौन कौन सी होती हैं,
पहली है हरे पत्तेदार सब्जियां, जो हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, साग हो गया, पालक, मेथी, बथुआ। नेक्स्ट हमारा प्रकार है गहरी लाल और पीली सब्जियां। ठीक है, ये तो आप एग्जाम्पल खुद ही जानते हैं, लाल और पीली जितनी भी चीजें हैं उसका एग्जाम्पल आप खुद दे सकते हैं। थर्ड है जड़ वाली सब्जियां, जो भी सब्जियां जड़ वाली होती है, जैसे मूली हो गई और क्या चीजें होती है जड़ वाली, वो चीजें आप इसमें लिखते हैं, मूली, अरबी, आलू, शकरकंदी। ठीक है, ये वाली हो गई। वसा और शर्करा, जिसमें वसा होती है, वसा चिकनाई होती है जिसमें, जैसे घी हो गया, तेल, मक्खन, ये चीजें आ जाती हैं इसमें। इसका सेवन हमें जो है करना चाहिए। आगे है हमारा स्थान प्रबंधन की महत्ता बताइए। ठीक है, जो भी स्थान है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, कोई भी जगह है उसे किस तरह से मैनेज किया जाए, उसकी जो महत्ता है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। सबसे पहले क्या है, कार्यों के लिए स्थान को बांटना, यानी कि जो भी कार्य है उसके लिए स्थान को बांट दे कि भाई इस वाले जगह पे ये काम किया जाएगा, इस वाली जगह पे ये काम किया जाएगा। अगर हम ऐसे डिसाइड नहीं करेंगे तो सारी चीजें जो है हमारे घर में फैल जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें खराब हो जाएंगी। नेक्स्ट है कार्य के लिए जरूरी सामान और उपकरणों की व्यवस्था करना, कि जो भी हमें कार्य करना है उसके लिए हम पहले से जो भी चीजें हैं वो मैनेज कर ले, ये सामान चाहिए मुझे इस काम के लिए, ये सामान चाहिए, तो उसे पहले से मैनेज कर ले। स्थान प्रबंधन द्वारा कार्यों के लिए जरूरी सामान को स्थान पर उपलब्ध कराता है। ठीक है, स्थान प्रबंधन क्या है, जो भी हमें जरूरी काम है, जरूरी चीजें हैं, उसको हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, टाइम टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों में सर्वगुण विकास आप किस प्रकार से ला सकते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और उनका सर्वगुण विकास आप कैसे करेंगे। आर्थिक रूप से पिछड़े मतलब जिनके पास पैसे हैं, उनकी कमी है, इसलिए उनका सर्वगुण विकास नहीं हो पाता, अच्छी तरह से वो डेवलप नहीं हो पाते। तो इसके लिए जो है आप कौन कौन सी चीजें आप खुद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों में सर्वगुण विकास के निम्नलिखित प्रकार से हम कर सकते हैं। कैसे? सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए ताकि वह भी अवसर का उचित लाभ उठा सकें। ठीक है, उनकी इकोनॉमिकली हेल्प कर देनी चाहिए ताकि वो अपना जो भी चीजें हैं, अपनी जरूरतें हैं, उन्हें पूरा कर सके। ऐसे लोगों के लिए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे जो भी लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनमें सरकारी जितनी भी चीजें होती हैं उनमें उनको प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब उनको कोई ना कोई रियायत देनी चाहिए वहाँ सरकारी संस्थानों में। शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऐसे लोगों अपने पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं, उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छे अवसर देने चाहिए। अब तो आपने देखा है हर जगह प्राइवेट स्कूल में भी जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए एक अलग से सीट्स होती है। तो ऐसे हर जगह जो है उनको प्रोवाइड किया जाए ताकि वो भी जो है समाज के साथ अपने आप को उठा सके, उस लेवल पर वो भी आ सके। नेक्स्ट है समाज में समान व्यवहार करना चाहिए क्योंकि असमान के माहौल में क्षमता की उचित विकास नहीं हो पाता। ठीक है, समाज में हमें उन्हें बताना है, उन्हें बराबरी का दर्जा देना है, उनके साथ सम्मान व्यवहार करना है, समान, ताकि जो भी वो लोग हैं वो अपने आप को नीचा महसूस न करें। ठीक है, अपने आप को अच्छी तरीके से वहाँ पे डेवलप कर पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप वो मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ आपको नीड है किसी भी चीज़ की। और जितने भी यहाँ पे क्लासेस होते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन जितने भी क्लासेस होंगी और नोट्स वगैरह जो भी हैं वो आपको ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखिए, आप वहाँ सब कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड हो जाती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।